रूही अभय को वहां से लेकर एक क्लास जो कि उस समय खाली थी वहां पहुंची। अब रूही ने पीछे मुड़कर देखा तो ईशा जब नहीं दिखी तो उसने अभय का हाथ फौरन छोड़ दिया। पर ये क्या, अभय तो उसको अब तक एकटक देखे जा रहा था। जब रूही ने ऐसा देखा तो उसने उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाते हुए कहा, हेलो मिस्टर ड्रामा खत्म। अब आप तो यूं ताड़ना छोड़ें। अभय एकदम से अपने ध्यान से बाहर आया। इससे पहले वो कुछ बोलता रूही ने कहा, और हाँ, कुछ ज्यादा मत सोचना। मैंने ये जो अभी अभी किया है वो बस तुम्हारा ईशा से पीछा छुड़वाने के लिए किया, बस। कोई गलत फहमी मत पालना। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ रियली? हाँ, और नहीं तो क्या। ऐसा अच्छा अच्छा ऐसा है तो तुम्हें मुझसे क्या मतलब? मुझे ईशा से परेशानी है मानता हूँ, पर इससे तुम्हें क्या? तुमने मेरी हेल्प की, वो भी ऐसे। आखिर तुम भी मेरी स्मार्टनेस की दीवानी हो ही गई ना। स्मार्टनेस? अपने दिमाग का फितूर कुछ कम करो यार। रही बात तुम्हारी हेल्प की ना, वो तो मैंने हेल्प इसलिए की क्योंकि मुझे टीना ने तुम्हारे बारे में सब बता दिया था। टीना ने क्या बताया तुम्हें? उसने तुम्हारे और ईशा के रिलेशन के बारे में सब बताया। तो मैं क्या? तुम्हारी हालत अच्छे से समझ सकती हूँ। जानती हूँ, बहुत बुरा लगता है जब कोई अपना ऐसे ट्रस्ट को तोड़ता है। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। अभय को उसकी बातें समझ ही नहीं आ रही थीं। फिर भी उसने कहा, तुम्हारा भी ट्रस्ट किसी ने तोड़ा है क्या? रूही ने जवाब ना देने के लिए बात बदलते हुए कहा, चलो मैं चलती हूँ, मेरी क्लास है फिलहाल। ये कहकर वो वहां से चली गई। पर अभय उसकी बातों को सोचता हुआ उसे जाता हुआ देखता रह गया। एकदम से उसने कहा, अभय, तू भी ना कितना पागल है। देख, एक तो तेरी उसने हेल्प की, ऊपर से तूने उसको थैंक यू तक नहीं बोला। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम पक्का बोल दूंगा। वैसे इतनी नकचड़ी है नहीं जितना मैं उसको समझता था। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। रूही क्लास पूरी करके घर पहुंची तभी उसके पास टीना की कॉल आई। उसने फोन उठाया ही था कि दूसरी तरफ से टीना एक्साइटेड होते हुए बोली, ओए मैडम, कल का क्या प्लान है तेरा? कल का क्या? कुछ खास नहीं, घर पर हूँ। कितनी बोरिंग है यार तू। तुझसे उम्मीद भी वैसे कुछ ऐसा सुनने की ही थी यार, तो क्या करूँ मैं? तू ही बता, जब कोई है ही नहीं इस बार, ना भैया ना दीदी, फिर मैं अकेले क्या करूं? तू मेरे घर आ जाना। तेरे घर? हाँ रू, मैं मेरे घर आ जाना ना। होली पार्टी रखवाई है मैंने, बहुत मस्ती करेंगे घर पर। पापा, उनके जान पहचान वाले लोग आ रहे हैं। मेरा तो कोई खास पहचान वाला है नहीं। जान, मैं भी कल्ली, तू भी कल्ली, आएगी ना तो मुझे भी अपने साथ का साथ ही मिल जाएगा। चल ठीक है, इमोशनल क्वीन, ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ अकेले रहने से वहाँ रहना ही ठीक रहेगा। हाँ, ये हुई ना बात। अगले दिन रूही मम्मी पापा से परमिशन लेकर टीना के घर पहुंची। उसके घर के बाहर बहुत रौनक थी, काफी लोग आए थे। टीना के पापा आर्मी चीफ थे तो उनके बुलावे पर लोगों का आना तो बनता ही था। टीना रूही के पास आई और कहा, कितनी देर से आई? गलत बात है ये रूह, कब से वेट कर रही थी। देख, मैं सूख के आधी रह गई हूँ अब। ओ मेरी सूखी गुड़िया, आज होली है, पता तो है तुझे। तो ऑटो बहुत मुश्किल से मिला, फिर भी देख मैं आ गई। ये कम है क्या? ना ना, ये तो पहाड़ तोड़ने जैसा काम है। आपने यहाँ आके पहाड़ तोड़ दिया, कह के दोनों हंसने लगीं। अच्छा चल, कोई ना, आज तुझे मम्मी पापा से मिलवाती हूँ। ये कहते हुए वो उसे मिस्टर देव और मिसेज सिया के पास लेकर चली गई। टीना ने कहा, पापा देखो तो कौन आया है। उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। रूही ने उन दोनों को नमस्ते किया। उन्होंने नमस्ते लेने के बाद रूही के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रूही बेटा, तुम आज बहुत दिनों बाद मिली हो। क्या बात है, घर भी नहीं आती? इस शैतान ने झगड़ा तो नहीं किया था ना? टीना ने अपने पर बात आती हुई देखी तो बोली, पापा मैं कोई झगड़ा नहीं करती। मैडम बिजी रहती हैं आजकल। आज भी बहुत मुश्किल से आई हैं। नहीं नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो ऐसे ही। इतने में सिया ने सामने रखी प्लेट्स में से गुलाल उठाया और रूही के गाल पर लगा दिया। रूही ने भी उन दोनों को कलर लगाया और हैप्पी होली बोलकर आपस में बात करने लगी। कुछ देर बाद टीना के साथ वो अंदर आ गई। अंदर आकर टीना ने कहा, एक मिनट। रूही वहीं खड़ी हो गई। तभी किसी ने पीछे से आकर उसके ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी का पानी उड़ेल दिया और खिलखिलाते हुए कहा, बुरा ना मानो, होली है। रूही ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, टीना की बच्ची, तुझे तो मैं। कहते हुए वो उसके पीछे भागने लगी। टीना आगे आगे, वो उसके पीछे पीछे। फर्श पर पानी फैले होने के कारण अचानक उसका पैर फिसलने ही वाला था। तभी किसी ने उसे थाम लिया। दो पल के लिए रूही थामने वाले की आंखों में खो गई। ये आंखें उसे कुछ जानी पहचानी लगीं। वो आंखें भी उसे निहार रही थीं।
उसका गीला बदन, भागने की वजह से तेज चल रही सांसें उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थीं। तभी टीना की आवाज़ सुनाई पड़ने पर उसने खुद को संभाला। टीना ने कहा, भाई आप? अभय ने रूही को प्यार से देखते हुए कहा, हाँ, पापा मम्मी नहीं आ पाए तो उन्होंने मुझे भेज दिया। मुझे भी बुआ से मिलना था। चलो अच्छा है आप आए तो अब और ज़्यादा मज़े आएंगे। पर ये क्या? बीच पार्टी से आप यहाँ तक आ गए, पर अभी तक आप ये इतने कोरे कोरे कैसे घूम रहे हो? कहते हुए वो आगे बढ़ी। अभय ने कहा, हे स्टॉप देयर। फुक्कू स्टॉप। नहीं भाई, आज नहीं, बुरा ना मानो, होली है। अभय अपने आप को बचाने के लिए भागने ही वाला था कि उसने रूही को पकड़ लिया और उसे अपनी शील्ड बनाकर जिधर टीना आती उसके सामने कर देता। गलत बात है भाई ये, रूह को छोड़ो। अरे आज तो होली है, फिर कैसा बचना? देख तुझे तो पता है ना फुकू, आई हेट कलर्स। मान जा, इसलिए मैं आ ही नहीं रहा था। पर देख, अगर तू चाहती है ना मैं यहाँ से चला जाऊँ तो ठीक है, लगा ले रंग। इतने में रूह बोल पड़ी, यार तुम भाई बहनों ने मुझे घनचक्कर क्यों बनाया हुआ है? कलर तुझे लगाना लगवाना इन्हें नहीं, फिर मुझे बीचों बीच क्यों हवा बना रहे हो? ये सुनते ही अभय और टीना हंस दिए। रूही चुपचाप खड़ी उनको यूं हंसते हुए देख रही थी। क्या भाई, आप भी ना? कलर से कौन नफरत करता है? छोड़ो इसे। ठीक है, नहीं लगा रही। चल रू, ऊपर चलते हैं। तुझे मेरे दूसरे भाई मतलब अपने मौसेरे भाई ऋषभ से मिलवाती हूँ, जो कि फिलहाल ऊपर अपने कुछ दोस्तों के साथ मस्ती में लगे हुए हैं। क्या कहा ऋषभ? वो कब आया? अभय ने चमकती आंखें करते हुए पूछा। वो कल रात ही आया है। ओह, मैं भी तो मिल लेता हूँ उससे। उसके कह उससे उसके बाद वो तीनों ऊपर टेरेस पर पहुंचे। वहां जोर शोर से सॉन्ग चल रहे थे। सब अपनी अपनी धुन में बिजी थे। तभी टीना के पास कोई आया। रूही ने कहा, रोहित तुम भी आ रखे हो यहाँ? टीना ने तो बताया ही नहीं। अरे होली हो और मैं ना आऊँ, ये कभी हो सकता है क्या? कैसी हो रूही? बहुत लेट आई हो यार। अच्छा, ये लेट आई है, तुम्हें इसका दिख रहा है, पर मेरे बारे में तो तुमने पूछा ही नहीं। अब बात मत करना मुझसे। कहते हुए टीना वहां से जाने के लिए मुड़ी। अब बारी रूही के हंसने की थी। रोहित बेचारी सी शक्ल बना के तेज कदमों के साथ आगे बढ़कर टीना को रोकते हुए बोला, ये क्या बेबी, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? ऐसा हो सकता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र ना हो? मैं तुम्हारे पास ही तो आ रहा था। वो तो बस रूही दिख गई पहले तो उससे पूछ लिया। बेबी सच? आई स्वेयर बेबी, हैप्पी होली। कहते हुए टीना ने अपने हाथों वाला गुलाल रोहित को लगा दिया और वहां से ये कहते हुए भागने लगी, देखो मैं जीत गई। लगा दिया ना तुम्हें पहले रंग? बेबी गलत बात है, धोखा किया है तुमने मेरे साथ। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर बेबी। ये बात तो अब देखना मैं क्या करता हूँ। सामने रखी गुलाल से के रंग से भरी बाल्टी उठाकर वो टीना के पीछे भागने लगा। अब उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे सब। तभी पीछे से कोई आया और अभय के गले लग गया। हे ब्रो, व्हाट्सअप? एकदम से बढ़िया। तू बता कैसा है? आप ठीक तो है ना? मैं भी ठीक हूँ। तू तो बातें जैसी बड़ों जैसी बातें करने लगा है अब। टीना ने कहा, अरे भाई क्यों ना करे ये, अब बाहर की हवा जो लग गई इसको। तू ना चुप रह। तभी ऋषभ की नज़र रूही पर पड़ी। उसने टीना से इशारे से पूछा, ये कौन है? उसने कहा, ऋषभ पहचाना नहीं तूने? ये मेरी दोस्त रूही। अच्छा तो ये है रूही, बहुत सुना है आपके बारे में। रियली? जी बिल्कुल। पर यकीन मानिए, जितना भी सुना है ना उससे तो आप कहीं ज़्यादा हो। कहते हुए उसने रूही की तरफ हाथ बढ़ा दिया और कहा, हेलो। रूही ने भी आगे हाथ बढ़ाकर हेलो कहा। ऋषभ उसका हाथ पकड़कर खड़ा उसे देखे जा रहा था तो रूही को भी बहुत अजीब लग रहा था। अभय को पता नहीं क्यों ऋषभ का रूही का यूं हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगा। उसने एकदम से ऋषभ का हाथ रूही से के हाथ से छुड़ाते हुए कहा, अरे ऋषभ, इतने दिनों बाद मिले हो, बस एक हग। कहते हुए उसने ऋषभ को दोबारा गले से लगा लिया। अभय की नज़र अब वहां मौजूद किसी पर गई जिसको देखकर उसका चेहरा सहसा ही लाल हो गया। उसने कहा, टीना ये यहाँ क्या कर रही है? तभी ऋषभ ने पीछे मुड़कर देखा तो कहा, अरे ये ईशा है ना, अपनी क्लासमेट। तू कैसे भूल गया इसे? तभी ईशा ने आगे आते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो नहीं भूली इन्हें। अभय को बस गुस्सा आ रहा था। वो बस वहां से निकलना चाह रहा था। इसलिए उसने कहा, ऋषभ मैं चलता हूँ अब। यू ऑल एंजॉय, शाम को मिलते हैं। ईसा ने कहा, अरे इतनी जल्दी भी क्या है? कहते हुए उसने अपने हाथ में गुलाल उठाया और उसकी तरफ बढ़ गई।
अभय को जैसे वो रंग लगाने ही वाली थी, अभय ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ लिया और इससे पहले वो कुछ कह पाता ऋषभ ने कहा, अरे ईशा, भाई को कलर्स पसंद नहीं है। तभी ईशा ने अपना हाथ छुड़ाया और कहा, तो कोई नहीं, अब हाथ में जब उठा ही लिया है तो किसी न किसी को तो लगाना ही पड़ेगा। न कहते हुए उसने वो कलर रूही के चेहरे पर अजीब तरह से रगड़ते हुए लगाने लगी। रूही को दर्द होने लगा। वो उसको रोकना तो चाह रही थी पर उसने अभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ खामखा सीन क्रिएट होगा। टीना ने अभय से कहा कि भाई अभी ही तो आए हो और जाने की लगी है आपको। थोड़ी देर और रुक जाओ, नहीं तो मुझे ना मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगेगा। अभय रुकना तो नहीं चाहता था पर करे क्या, कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास, इसलिए वो वहां और रुकने के लिए बेमन से तैयार हो गया। रोहित, टीना, ऋषभ, ईशा वहां से आगे बढ़कर पूरी मस्ती में डांस करने लगे। कुछ टाइम तक दोनों चुपचाप खड़े बस सबको देख रहे थे। अभय बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहा था पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी उसने एकदम से बिना कुछ सोचे समझे कहा, सॉरी एंड थैंक यू। रूही के कानों में उसकी आवाज़ गई तो उसने कहा, आपने कुछ कहा? मैंने शायद कुछ गलत सुन लिया। सही सुना है, अभय ने सामने देखते हुए जवाब दिया। अच्छा, पर वो किस लिए? तुम्हें ईशा ने मेरी वजह से कलर लगाया इसलिए सॉरी। अरे कोई नहीं, इसमें क्या है, होली है, ये तो नॉर्मल है। वैसे थैंक यू किस लिए? वो कल मेरी हेल्प करने के लिए। आप ये सब भी बोलते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। कहते हुए रूही ने चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अभय उसकी मुस्कुराते चेहरे को देखकर खुद को रोक न सका और उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। दूर खड़ी ईशा बेशक दिखाने के लिए डांस कर रही थी पर उसकी नज़र अब भी अभय और रूही पर ही थी। उनको हंसते हुए बातें करते देखकर वो जल भुन रही थी। उसने खुद से कहा, अभय सिर्फ मेरा है, बस मेरा, और उसको मैं अपना बनाकर ही रहूंगी। कहते हुए उसने वहां से जूस का ड्रिंक उठाया और उसमें कुछ मिलाते हुए वेटर से अभय को देने का इशारा कर दिया। वेटर ने अभय के पास जाकर उससे जूस लेने के लिए कहा तो अभय ने जूस का गिलास उठाया और रूही की तरफ बढ़ा दिया। रूही ने वो गिलास अभय से सहज ही ले लिया। दूर खड़ी ईशा को अपने प्लान खराब होने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रूही ने उस जूस का एक घूंट पिया तो उसे बहुत अजीब सा लगा, पर फिर भी उसने वो पूरा पी लिया। अभय का ध्यान सामने था, उसकी नज़र बगल में खड़ी रूही पर फिलहाल नहीं थी। तभी अभय की नज़र अब रूही पर पड़ी तो वो उसे देखकर दंग रह गया। वो इस समय बिना किसी की परवाह किए रंगों के भरे थालों के साथ किसी छोटे बच्चे की तरह खेल रही थी। देखते ही वो उसकी तरफ बढ़ गया और बोला, ये क्या कर रही हो तुम? तभी रूही ने एकदम से अपने हाथों से गुलाल अपनी मुट्ठियों में भरा और एकदम से उसके चेहरे पर मल दिया और कहने लगी, ऐसे कौन को रे कोरे घूमता है भाई? होली है होली, रंग तो लगने चाहिए ना। सुना नहीं तुमने, कुछ दाग अच्छे होते हैं। कहते ही उस पर पूरा थाल उड़ेल दिया। अभय को रूही पर गुस्सा आ गया और वो अपने बालों से रंगों को झाड़ते हुए अभी उससे कुछ बोलता ही पर इससे पहले ही वहां ईशा आ गई और रूही की तरफ देखती हुई बोली, ये क्या किया तुमने? तुमने तो क्या किया? मैंने गुलाल ही तो लगाया है। तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे नुकीले वेपन से वार कर दिया हो। और अगला नंबर अब तुम्हारा है। कहते हुए वो हंस पड़ी। ईशा भी जोरों से हंसने लगी। लगता है पागल हो गई। ये अभय ने उसकी बातें सुनकर आए गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, तो इसमें हंसने वाली क्या बात है जो अपनी बत्ती सी चमका रही हो? कहीं ऐसा ना हो कि मारे जलन के सारी झड़ जाए। मेरी रूह ने जो किया सही किया। पागल ये नहीं बल्कि तुम्हारा ही स्क्रू ढीला है जो हमेशा दूसरों के मैटर में बोलती ही हो। देखो आखिरकार मेरी रूह ने मुझे अपने रंग में रंग ही लिया। कहते हुए वो रूही के पास गया और उसको भी उसने अपने हाथों से गुलाल लगा दिया। जैसे ही उसने टीका लगा के अपने हाथ पीछे लेना चाहा, रूही खुश होते हुए अपने गाल अपने आगे करते हुए बोली, अरे यहाँ तो लगाया ही नहीं, यहाँ भी लगाओ ना। अभय बोला, हाँ जरूर, नेकी और पूछ पूछ। ईशा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अभय की बात पर आए गुस्से को दबाते हुए कहा, कोई नहीं, स्क्रू ढीला ही सही, पर किया भी तो तुम्ही ने है। देखना एक दिन जरूर आएगा जब मैं तुम्हें अपना पेंचकस बना कर ही रहूंगी। अभय ने एकदम से रूही का हाथ पकड़ा और ईशा से बोला,
कैन यू एक्सक्यूज अस। उसके बाद वो रूही का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ ले जाकर उसको एक साइड में खड़ा कर दिया और गुस्से से बोला, बताया था ना मुझे कलर्स पसंद नहीं, फिर ये सब क्या है। तभी रूही ने उसके हिलते होठों पर एकदम से उंगली रख दी और कहा, "श्श, एकदम चुप। अभय की नज़र अब उसके मासूम चेहरे पर गई, जो उसको बहुत प्यार से हंसते हुए देख रही थी। उसकी हंसी को देखकर उसका गुस्सा पता नहीं कहाँ फुर हो गया। रूही की उंगली अभी भी अभय के होठों पर ही थी। अभय कभी उसको घूरता, कभी आंखें नीचे करके उसकी उंगली को। वैसे उसकी उंगली हटाना कोई मुश्किल काम नहीं था अभय के लिए, पर ना जाने क्यों उसका मन उसे हटाने का नहीं कर रहा था। रूही से इतनी नज़दीकी उसे मदहोश कर रही थी। बहुत ही सेक्सी सी आवाज़ में रूही ने उसके और नज़दीक आते हुए कहा, ऐसे इतनी ज़ोरों से कौन डांटता है यार, एक कलर ही तो लगाया है। पर देखो तुम्हें बर्दाश्त नहीं, अब देखो मैं क्या करती हूँ। वो अपने चेहरे को उसके चेहरे के पास लाई और गालों से गाल रगड़ते हुए अपने चेहरे का सारा रंग उसके गालों पर भी लगा दिया। अभय सुन्न पड़ गया। रूही ने अब उसके होठों से उंगली हटा ली और वहां से जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, अभय ने उसकी बाह मरोड़कर अपनी तरफ वापस खींच लिया और उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाते हुए बोला, कहाँ जा रही हो। अपनी बाह को छुड़ाने के लिए कसमसाते हुए बोली, तुमसे मतलब। अभी तुम होश में नहीं हो, नहीं पता क्या क्या क्यूटी आपा करती हो फिर रही हो। यहीं रुको चुपचाप। नहीं रुकी तो। अभय उसकी बाह पर पकड़ बनाते हुए बोला, तो मैं तुम्हें, हाँ मुझे, मैं ना, अरे बोल ना, तुम्हें छोड़ दूंगा। रूही जोर से हंसते हुए, सीरियसली छोड़ दोगे। हाँ और नहीं तो क्या। हाँ तो छोड़ दो, वैसे भी बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनते ही अभय ने एकदम से उसका हाथ छोड़ दिया। वो छूटते ही वहां से तुरंत आगे बढ़ी और बाहर आते ही थाल में से हाथों में फिर गुलाल उठाया और हवा में उड़ाने लगी और जोर जोर से बोलने लगी, बुरा न मानो होली है, कहकर वहां से भागने लगी। अभय ने रूही की तरफ बढ़ते हुए कहा, लगता है आज मानेगी नहीं ये। अब जो तुमने मुझे रंग ही दिया है। थाल से अपने हाथ में गुलाल लिया और कहा, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभय को ऐसा रंगा हुआ गुलाल उठाते हुए देखकर ऋषभ उसके पास आया और कहने लगा, ब्रो क्या बात है। कई सालों बाद कयामत पलटी है, आखिर हुआ कैसे ये सब। किसके रंग में रंग कर आ रहे हो। तभी अभी तो बड़े जोरों जोरों से बोल रहे थे आई हेट कलर्स, फिर अब क्या है ये। किसका सुरूर है जो आप गुलाल उठा रहे हैं। अरे हमें भी तो जानने का हक है, भाई हो आप मेरे, 1 साल बड़े ही सही। ये सब उस रूही की वजह से है क्या भाई। उस बेचारी रूही पर इल्ज़ाम मत लगाओ। समझ सकता हूँ आपका खुद का खेलने का मन किया होगा। देखो वो बेचारी तो कैसे आराम से डांस कर रही है। अभय की नज़र अब उस पर गई जो पूरी मस्ती में डांस कर रही थी। उसने कहा, आज क्या इसने भांग चढ़ा ली है जो ऐसी हरकतें कर रही है। एकदम से ऋषभ ने कहा, वो तो पता नहीं, पर जो भी पिया है अच्छा ही पिया होगा, बहुत मजे आएंगे। कहते हुए वो भी वहां से उसके साथ जाकर डांस करने लगा। ऋषभ एक भी मौका छोड़ना नहीं चाह रहा था रूही को इम्प्रेस करने का। अभय ने जब रूही को ऋषभ के साथ डांस करते देखा तो वो वहां गया और रूही का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गया। रूही ने एकदम से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो। मैं मेरा हाथ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। कुछ ही दिन मिले हुए नहीं कि आ गए हक जताने। तुम भी सबकी तरह ही निकले। सब एक जैसे ही होते हो तुम से मतलब और कौन है जो ऐसे करता है। नहीं बताऊंगी। मत बताओ तुम्हारी लाइफ। पर तुम क्या पागल हो जो ऐसे कैसे डांस कर रही थी। हाँ हूँ मैं पागल, तो तुमने तुमसे क्या, कैसे भी डांस करूँ मेरी मर्जी, कहकर वो फिर से वहां से जाने लगी। अभय ने कहा, क्या हुआ तुम्हें आज जो ऐसी वैसी हरकतें कर रही हो, चलो मेरे साथ। हरकत, कौन सी हरकत, मैंने तो कुछ नहीं किया। कहते हुए वो लड़खड़ा गई। अभय ने उसे संभाला। अभय को उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा था। तभी वहां टीना आई और बोली, क्या भाई आप। भाई तो भाई, रूही तू भी यहाँ खड़ी है, देख ना वहाँ कितनी मस्ती हो रही है, चल ना मेरे साथ। टीना रूही का हाथ पकड़कर ले जाने लगी। रूही ने टीना का हाथ एकदम से झटक दिया और कहा, मुझे वहाँ डांस नहीं करना। फिर कर कहाँ करना है तुझे, और तू कब से डांस करने लगी। मुझे ना टीना वहाँ ऊपर डांस करना है।
टीना उसकी बात सुनकर दंग रह गई और बोली, कहाँ? आसमान में? हाँ, वहीं। टीना ने अभय के कान में बोला, भाई क्या आपने उसको कुछ खिला दिया है क्या? ये जो ऐसे पागलों जैसी बातें कर रही है, वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या गया है इसे। भाई भाई मुझे ना ऐसा लगता है जैसे इसके साथ किसी ने कोई शरारत की है। तभी अभय को याद आया कि रूही ऐसी हरकत उस जूस को पीने के बाद से कर रही है। अभय ने टीना से कहा, फुक्कू तू ना इसका ध्यान रख, देख इसे कहीं जाने मत देना, मैं बस अभी आया। अभय के जाते ही टीना के पास रोहित आया और वो बोला, चलो ना, यहाँ क्या कर रही हो? पर रूही, अरे वो आराम से तो बैठी है, चलो कहकर वो उसका हाथ पकड़कर ले गया। अभय की नज़र उस वेटर पर गई। वो उसके पास गया और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, जो जूस तुम लेकर आए थे मेरे पास, उसमें क्या मिलाकर लाए थे? वेटर ने घबराकर बोला, साहब मैं तो कुछ मिलाकर नहीं लाया। अच्छा बोलता है या नहीं साहब, सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं मिलाया। वैसे भी वो गिलास तो मेरे से एक मैडम ने आपको देने के लिए बोला था। मैडम? कौन सी मैडम? बोलोगे भी? हाँ हाँ बताता हूँ। कहते हुए उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई और उसने एकदम से ईशा की तरफ उंगली कर दी। इधर रूही का फोन बजा। उसने मदहोशी में ही फोन उठाते हुए कहा, हेलो। फोन समीर का था, जो रूही पर चिल्लाते हुए जोर से बोला, हो कहाँ इस वक्त तुम? आपसे मतलब कहीं भी रहूं? अच्छा, मुझसे मतलब नहीं, कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। देख लो कहीं भारी ना पड़ जाए। एक मिनट, ये गानों की आवाज। हो कहाँ तुम? किसके साथ हो? नई यार से मिलने गई हो? ये तुमने सही नहीं किया, तुम मुझे जानती ही हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अगर अब कुछ बुरा नहीं चाहती हो तो अभी के अभी घर लौट आओ, मैं घर पर ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रूही नशे की हालत में थी। अब तक उसका अंदर का गुस्सा फूट ही पड़ा। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, आप होते कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? क्या कहा? अभी के अभी घर आ जाऊं? नहीं, मैं नहीं आ रही। जब मन होगा तब अपने आप आ जाऊंगी। माना लड़की का जन्म लिया है तो आपको क्या लगा मैं आपकी कठपुतली बन सकती हूँ? नहीं, अभी तक ये हक मैंने किसी को नहीं दिया, ना कभी दूंगी। मेरी सांसों की डोरी अब भी मेरे पास ही है। होंगे कहीं के शहजादे, पर मेरी लाइफ में कोई अहमियत नहीं रखते आप। कहते ही उसने अपना फोन कट करके तुरंत स्विच ऑफ कर दिया। अब उसका गुस्सा उसकी आंखों से पानी बनकर निकलने लगा और वह जोर जोर से रोने लगी। अभय को जब ईशा का सच पता चला तो अब सारी बातें समझ आने लगीं कि ईशा ने वो गिलास तो मेरे लिए भेजा था, पर मैंने उसे रूही को दे दिया, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकत कर रही है। अभय ईशा की तरफ बढ़ ही रहा था, पर इससे पहले उस तक पहुंचता उसकी नज़र रूही पर गई, जो जोर जोर से रो रही थी। अभय भाग कर उसके पास आया और बोला, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? बताओ मुझे। रूही बिना कुछ कहे अभी भी रोए जा रही थी। अभय से उसका रोना नहीं देखा जा रहा था। उसने एकदम से कहा, तुम यहीं रुकना, मैं बस अभी आया। कहकर वो पानी लेने चला गया। जैसे पानी लेकर वापस आया, उसने रूही को वहां नहीं पाया। उसने कहा, अब कहाँ गई ये लड़की? उसने अपनी नज़र चारों ओर दौड़ाई। तभी उसकी नज़र सामने छज्जे पर पड़ी। वो टेरेस के छज्जे पर खड़ी थी। अभय ने कहा, ये क्या कर रही है? अब होश तो पूरा है नहीं इसे? अब नहीं, सारी तूफानी आज इसे आज ही करनी है। अभय के साथ सबका ध्यान अब तक उस पर जा चुका था। सब उसकी तरफ देखने लगे। वो अपने दोनों बाहें फैलाए टाइटैनिक वाले पोज में आंखें मीचे वहां खड़ी थी। अभय भांप गया कि अगर इसका अब बैलेंस बिगड़ा ना तो अगले ही पल टाइटैनिक से सीधा धूल मिट्टी में पड़ी होगी। सब आपस में अलग अलग बातें बना रहे थे। इसको क्या हुआ? ज्यादा पी ली है लगता है ये जो ऐसे कर रही है। तभी टीना की अभय को रूही पर नजर गड़ाए देखा तो वह उसके पास आई और बोली, ये रूही है ना भाई? ये वहां कैसे? अभय ने उससे कहा, मैंने कहा था ना फुकू, तुझे ध्यान रखना इसका। इस टाइम वो होश में नहीं है, किसी ने उसके जूस में कुछ मिला दिया है। वो भाई, मैं कुछ आगे कहती उसने कहा, भाई आप मुझसे बाद में बात करना, सवाल जवाब तो होते रहेंगे, पहले उसको नीचे कैसे उतारें ये सोचो। रुक, मैं कुछ करता हूँ। कहते हुए वो आगे बढ़ा। रूही की आंखें अब भी बंद थीं, जो बहती हवा को महसूस कर रही थीं। वो बिना आवाज के उसके पास पहुंचा और एकदम से पीछे से उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ उसे खींचा। उसके बाद अभय ने जैसे ही उसे अपनी तरफ खींचा, उसे पता नहीं क्यों अचानक करंट की झंझनाहट सी महसूस हुई, जिस कारण उसका अचानक बैलेंस बिगड़ा और वो उसको अपने साथ लेकर वहां से छत पर नीचे आ गिरा। अभय नीचे था और रूही उसके ऊपर।
अभय को कमर में बहुत तेज चोट लगी थी, पर उसने वो दर्द किसी को महसूस नहीं होने दिया और अगले ही पल उसने रूही की तरफ देखा, जिसकी आंखें अभी भी बंद थीं। उसने रूही को हिलाया, पर उसकी आंखें अब भी बंद थीं। वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। उसने अपने ऊपर से उसे हटाया और खुद बैठ गया। टीना उसके पास आते हुए, भाई इसको क्या हुआ? ये तो बेहोश हो गई। सही है, कम से कम अब कुछ करेगी तो नहीं। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, तू परेशान मत हो। ऋषभ भी रूही की तरफ बढ़ा और कहा, रूही को मैं कमरे में ले जाता हूँ, शायद इनको आराम की जरूरत है। सही कहा तूने, पर तू रहने दे। इसको मैं यहाँ से ले जाता हूँ। पर भाई, आप भी तो गिरे हो, आपकी भी तो चोट आई होगी। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। कहते हुए वो झुका और एकदम से रूही को अपनी बाहों में उठाया और बोला, तू ना पार्टी एंजॉय कर, इसको मैं रूम तक ले जाता हूँ। ऋषभ ने इस बारी कुछ नहीं कहा और हाँ में गर्दन हिला दी। अभय रूही को नीचे रूम में ले आया और उसको बेड पर जैसे ही लिटाया, उसकी नज़र रूही के चेहरे पर गई। खिड़की से हवा उसके चेहरे तक आ रही थी, जो उसकी जुल्फों के साथ खेल रही थी। अभय ने उसके चेहरे पर हवा से आगे आती लटों को कान के पीछे किया और कहा, अब कितनी मासूम लग रही हो। कोई कह सकता है कि तुम कितना बोलती हो, पर मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम रोती भी हो। हाँ, पर रोती हुई तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एकदम से उसकी नज़र उसके चेहरे पर लगे कलर्स पर गई। उसको वो पल याद आ गया जब रूही ने उसको अपने गालों से गुलाल लगाया था। उसने खुद से कहा, पागल लड़की। फिर वो वहां से खड़ा हुआ और बाउल में पानी लाकर उसके चेहरे से रंगों को साफ कर दिया, क्योंकि कलर्स ज़्यादा टाइम तक लगा रहेगा तो स्किन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये बात वो अच्छे से जानता था। एकदम से तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अभय का ध्यान रूही से दरवाजे की ओर गया। वहां ऋषभ खड़ा था। उसने कहा, भाई आप ऊपर जाओ, इनका ध्यान मैं रख लूंगा। तभी अभय ने उसका हाथ पकड़ा और रूम के बाहर जाकर दरवाजा हल्के से लगा दिया और कहा, ऋषभ, उसको आराम की जरूरत है, उसको यहीं रहने दो, हम दोनों ऊपर चलते हैं। ठीक है भाई, कहकर दोनों ऊपर आ गए। शाम हो चली, सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। घर में सिर्फ टीना, अभय, ऋषभ, देव और सिया ही थे। अब तक सब नहा चुके थे और बैठकर बातें कर रहे थे, सिवाय ऋषभ के, जो फिलहाल अपने रूम में सोया हुआ था। रूही अपने रूम में से उठ बैठी। उसका सर बहुत तेज दर्द कर रहा था। उसने खुद को एक अनजान जगह पाया। उसको याद आया, अरे हाँ, ये तो टीना का घर है। उसने सामने दीवार पर लगी घड़ी में टाइम देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। वो एकदम से उठी और अपने दिमाग पर आज हुई बातों को सोचने लगी। उसे सारी बातें याद आ गईं कि उसने कैसे अपने जीजा से बात की। वो जानती थी उसकी इस बदतमीजी का अंजाम अच्छा नहीं होगा, तो वो वहां से जल्दी घर पहुंचना चाहती थी, इसलिए वो तुरंत बाहर आई। सामने सबकी नज़र उस पर गई। तभी मिसेस सिया ने कहा, बेटा उठ गई, आओ हमारे साथ चाय पियो। नहीं आंटी जी, किसी और दिन, अभी नहीं, काफ़ी लेट हो गया है, मुझे जाना होगा। पर रूही, आज जाना सही नहीं होगा, होली है और तू कल चले जाना, टीना ने कहा। रूही ने लाचारी वाला चेहरा बनाया और कहा, नहीं टीना, तू समझ। ठीक है, पर तू अकेले नहीं जाएगी, तू ना। कहते हुए उसकी नज़र अभय पर गई और कहा, भाई आप घर जा रहे हैं? हाँ, बस निकल ही रहा था। तो रूही को उसके घर तक आप ही छोड़ देना। अब कहाँ टैक्सी ढूंढती फिरेगी, अभय ने मन में कहा। आज जो इसने ड्रामा किया है सुबह से, इससे अच्छा रहेगा इससे दूर ही रहूं। वो मना करने ही वाला था कि तभी देव ने कहा, इसमें पूछने वाली क्या बात है, छोड़ दोगे ना अभय? देव के कहने के बाद अभय मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने चुपचाप हाँ कर दी। देव की बात को अभय टाल ना सका और उसे आखिरकार हामी भरनी पड़ी। उसके बाद अभय ने वहां से उठकर बाहर आते ही पार्किंग से गाड़ी निकाली। तब तक रूही भी टीना के साथ बाहर आ चुकी थी, लेकिन वो दोनों आपस में अब भी बातें ही कर रहे थे। उसने उनकी बातों को रोकने के लिए गाड़ी का हॉर्न बार बार बजाना शुरू किया। रूही ने टीना से कहा, इसे क्या हो गया अचानक? पता नहीं, देखते हैं। कहते ही वो गाड़ी की तरफ आगे बढ़ी और टीना ने कहा, क्या हुआ भाई, आप ऐसे हॉर्न क्यों बजा रहे हो? किसी और को भी ले जाना है क्या? क्या? मुझे तो किसी को भी नहीं ले जाना, पर है कोई जिसे अब तक बहुत देर हो रही थी और अब शायद बातों से फुर्सत नहीं है। याद दिला रहा था, शायद याद आ जाए कि और भी हैं लेट होने वाले। अभय ने इतना कहा ही था कि तभी ऋषभ बालकनी में आकर बोला, भाई सीधा सीधा बोल भी तो सकते हो, हम बेचारों की नींद क्यों खराब कर रहे हो?
अभय ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब ये सोने का टाइम रह गया है तेरा। अब सोएगा तो रात को कहाँ जाएगा? स्वप्न सुंदरी से नहीं मिल पाएगा फिर। भाई आज बहस का मूड नहीं है, अलसाई आवाज में उबासी लेते हुए बोला। नींद आ रही है, कृपा करके हॉर्न वापस न बजाएं। आप फिक्र ना करें ऋषभ जी, ऐसा नहीं होगा। अब आप सो जाएं। थैंक्स रूही, यू आर द बेस्ट। कहते हुए वो वापस अपने रूम की तरफ सोने के लिए बढ़ गया। भाई आप भी ना, उसे अब भी जल्दी ही घर पहुंचना है, वो तो बस थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात। टीना क्या कहने जा रही है? अच्छा तो मैं चलती हूँ, मिलती हूँ फिर कॉलेज में। कहते हुए वो उसके नज़दीक आते हुए कानों में बोली, डोंट वरी, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, आई होप सो। कहते हुए वह गाड़ी का गेट खोलकर अंदर जा बैठी। टीना ने दोनों को बाय किया। अभय ने गाड़ी स्टार्ट कर रोड पर मोड़ दी। जैसे ही गाड़ी घर से बाहर निकली तो रूही अपने फ़ोन की तरफ देखने लगी और मन ही मन कुढ़ रही थी कि वो फ़ोन को ऑन करे या ना करे। यदि ऑन किया ना तो जीजू की कॉल तो पक्का आएगी, उनको कैसे हैंडल करूँगी? नहीं, अभी नहीं करूँगी ऑन, मन में कहते हुए रूही अंदर ही अंदर अपने ख्यालों में जूझ रही थी। उसको ऐसे परेशान देखकर अभय ने उससे कहा, तुम ठीक हो? रूही अभी भी खोई हुई थी, उसने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। उसने अपने को इग्नोर होता हुआ देखकर अभय ने खुद से कहा, किस पागल के साथ फंसा दिया फूफा जी ने। फिर उसने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई और कहा, ए हेलो। वो एकदम से होश में आई और उसने कहा, हाँ क्या बात है? तुम ठीक तो हो? मेरा मतलब आप, मतलब छोड़िए, सब ठीक है, लग तो नहीं रहा हालत देखकर तुम्हारी। और ये तुम फोन को ऐसे क्यों देख रही हो जैसे इसे अभी के अभी खा जाओगी? अगर ज्यादा ही भूख लगी है तो गाड़ी किसी रेस्टोरेंट के यहाँ लगा देता हूँ। इस फोन ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उसने एकदम से कहा। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी हो गया आपका। बस अब आप सामने रास्ते पर देखिए और गाड़ी चलाइए, वरना रेस्टोरेंट का तो पता नहीं, हॉस्पिटल जरूर पहुंच जाएंगे। अभय ने मन में कहा, ये कैसा जवाब हुआ, सच में पागल है। चल अभय, भलाई किसी में इसी में है कि जल्दी से इसको घर छोड़ दे और अपने घर जा, नहीं तो इसकी संगति में तू भी पागल हो जाएगा। शायद सुबह के ड्रिंक का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अब अभय चुपचाप गाड़ी चला रहा था। दोनों में किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद गाड़ी रूही के घर के थोड़ी नज़दीक पहुंच गई और उसने एकदम से कहा, गाड़ी रोको। पर तुम्हारा घर तो आगे है, आई मीन बताया हुआ एड्रेस अभी तो कुछ और आगे है, फिर यहाँ क्यों रुकवा रही हो? मैंने कहा ना रोको तो बस रोक दो। पर एकदम से रूही ने उसकी बात ना सुनते हुए हड़बड़ी में खुद ही ब्रेक पर हाथ मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अरे रुको, ये क्या कर रही हो? रोक तो रहा हूं ना। कहते हुए उसने एकदम से ब्रेक मार दिया। उसने गाड़ी थोड़ी दूर पर इसलिए रुकवाई क्योंकि वो जानती थी कि समीर घर पर ही होगा। अभी भी अगर उसने मेरे साथ अभय को देख लिया तो बहुत बुरा होगा, इसलिए उसने अभय से गाड़ी पहले ही रोकने को कहा। गाड़ी से उतरते ही उसने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक छोड़ने के लिए। अब आप जाइए, यहाँ से मैं खुद ही चली जाऊंगी। अभय अभी भी उसे ही देख रहा था। डोंट वरी, रोज का आना जाना है मेरा यहाँ से। उसके बाद वो वहां से चली गई। अभय ने कहा, कैसी लड़की है यार। मंजिल तक पहुंचते ही, अच्छा भाई राम राम, तू कौन है खामखा? देखो कॉफी और चाय की तो दूर, बंदी ने घर तक जाने के लिए तक नहीं पूछा। खैर अभय छोड़ इसे, चल तू घर। आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा। रूही डरते डरते घर तक पहुंची ही थी कि तभी उसका हाथ खींचकर किसी ने कोने में उसे खींच लिया। रूही ने एकदम से डर गई। उसने उस शख्स की तरफ देखकर कहा, भैया आप? उसका डर अब पूरी तरह से खुशी में बदल गया था। पर ये क्या? अभी अचानक आई आंखों की चमक अब आंसुओं में तब्दील हो गई। वो एकदम से दिलजीत के गले लग गई और दोनों हाथों से उसे घेरे रोने लगी। ओए पागल, रो क्यों रही है? अच्छा नहीं लगा कि मैं यहाँ आया? बताओ यार, मैं तो क्या क्या सोच रहा था कि मेरी बहन मुझे देखकर नाच उठेगी, पर ये क्या, यहाँ का तो सीन ही पलट हुआ है। रूही अभी भी दिलजीत के गले लगे हुए रो रही थी। दिलजीत ने जब देखा कि वो नहीं रुक रही है तो उसने उसे खुद से दूर किया और उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाते हुए चेहरे को इधर उधर करते हुए बोला, एक मिनट, कहीं मेरी रूह किसी रोटडू के साथ बदल तो नहीं गई है? हाय राम, अब कहाँ से ढूंढूं अपनी ब्लैक बेल्ट छोरी को जो रोने का नहीं रुलवाने का काम करती है। ये सुनते ही वो अपने भैया के पेट में जोरों से घूंसे बरसाने लगी और बोली, कहीं कुछ नहीं बदला, मैं वही हूँ जो आपकी नाक में दम किए रखती हूँ। घुसे घूसे की मार से आउच कहता हुआ दिलजीत बोला, है तो वही। फिर आज तेवर कैसे बदले हुए हैं मैडम के? आप तो बात ही मत करो मेरे तेवरों की। क्यों, आप बात नहीं कर सकते थे फोन पर जब मैंने पूछा था तो मैं आज टीना के घर ना जाती?
यू नो ना आई मिस यू अलॉट। फिर भी। हाँ हाँ पता है कितना मिस किया तूने। रूही दिलजीत को एकटक देखने लगी। वैसे मजाक अलग है, मिस तो मैंने भी बहुत किया। इस शैतान की नानी को दिलजीत ने भी नम आंखों से कहा। भैया। आप कभी नहीं सुधरोगे, कहते हुए उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। दिलजीत ने रूही की आंसुओं को पोंछने के बाद उसके माथे पर किस किया और बोला, पागल कहीं की, रुला लिया ना। अब आज का कोटा पूरा हो गया ना। अब अंदर चल। अंदर दीदी और जीजू भी आए हुए हैं, तेरा कब से वेट हो रहा है। ये सुनकर रूही के चेहरे पर एक बार फिर डर छा गया, और पर उसने किसी को इस डर को जाहिर नहीं होने दिया। वो अंदर गई तो सामने उसको उसकी बहन और समीर बैठे देखे। उसकी बहन इसके गले आकर लग गई और उसने भी उसे गले लगाया। उसके बाद उसकी माँ ने देखते ही कहा, लाडो कब से फ़ोन लगवा रही थी, लग ही नहीं रहा था। थोड़ी देर का कहकर तो गई थी, रात ही हो गई। देख कब से तेरा वेट कर रहे हैं। तभी समीर ने उनकी बात पूरी होते ही कहा, कोई नहीं मम्मी जी, इकलौती साली साहिबा हैं, इंतजार करवाना तो हक है इनका, करवाएं भी क्यों ना। अरे भाई दिन भी तो खास है। हाँ सही कहा बेटा आपने, चलो तुम सब खेलो, मैं खाना बना देती हूँ। तब तक जैसे ही वो किचन की तरफ बढ़ी, रूही और पूर्वी एक साथ बोले, हम भी चलते हैं आपकी मदद के लिए। ये सुनते ही सब रूही की तरफ देखने लगे, क्योंकि पूर्वी का कहना तो ठीक ही था, पर रूही माँ के रहते वो कभी किचन में नहीं आई, और आज जब उसने ऐसा कहा तो सबका अचंभा करना भी जायज़ ही था। ना ना लाडो तू रहने दे, तेरे बस का नहीं है वहाँ काम करना। और तू, पूर्वी की तरफ देखते हुए, अरे कितनी देर हुई है आए तुझे, तू मौज कर सबके साथ, मैं बना लूँगी। रूही ने कहा, नहीं माँ, आप बस बताते जाना, आप जैसा कहेंगी वैसा मैं कर दूँगी। नहीं माँ, आप बस बताते जाना, मैं वैसा ही करूँगी। आप भी अकेले अकेले थक जाएंगी ना। पूर्वी ने कहा, हाँ ठीक ही तो कह रही है रूही, चलते हैं ना हम आपके साथ। हाय मेरी दोनों कुड़ियाँ कितनी समझदार हैं, सिर्फ कुड़ियाँ ही, मुंडा भी है आपका लगता है आप मुझे भूल रही हैं। मैं भी कितना। दिलजीत की बात सुनते ही उसकी माँ ने कोई प्रतिक्रिया न दी, और उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो वहाँ से किचन में चली गई। दिलजीत का चेहरा लटक गया। उसे उदास देखकर रूही और पूर्वी दोनों उसके पास जाकर बोली, हमें पता है हमारा वीरू कितना समझदार है। पूर्वी ने आगे कहा, तुझे माँ की बात कब से बुरी लगने लग गई। नहीं मुझे तो बस बुरा। अरे छोड़ ना, मेरी वजह से इतना अच्छा माहौल सैंटी हो गया। देखो हमारे जीजू का होली खेलने का सारा प्लान चौपट ही हो गया। अरे ऐसे कैसे, कहकर उसने कलर्स हाथ में उठाया और वो रूही की तरफ बढ़ा। वो समीर के पास भी नहीं जाना चाहती थी, कलर लगवाना तो दूर की बात है, समीर इससे पहले उसे रंग लगाता वो नीचे झुकी हुई हुई थी कि उसके पैरों को छूने के लिए। तभी दूसरे हाथ से समीर ने रूही को पकड़ा। अब सब समीर की तरफ देखने लगे। समीर खुद पर सबकी नजरें पाता देख कर बोला, अरे ये क्या कर रही हो, साली हो तुम मेरी, तुम्हारे पैरों में नहीं मेरे दिल में जगह है। छूना ही चाहती हो तो दिल को छुओ। रूही की आंखें अचानक बड़ी हो गईं। अरे मेरा मतलब है, साथ वाले पैर नहीं छूते, लगना ही है तो गले मिलो। रूही ने अभी तक समीर की बात पर कोई प्रक्रिया नहीं थी। उसकी दीदी उसकी तरफ देखते हुए बोली, रूही क्या हुआ, तू आज इतनी चुपचाप क्यों है, वैसे तो तू बहुत बोलती है, फिर आज कैसे बोलती बंद है। सब अपनी फितरत से उल्टा कर रही है। कुछ कुछ भी तो नहीं दी, वो बस थोड़ा सा थक गई हूँ ना बस। समीर ने आगे बढ़कर उसके गालों को छूते हुए कलर लगाया और कहने लगा, अरे हम हैं, सारी थकान मिटा देंगे आपकी। ये उसकी बर्दाश्त से बाहर था। फिर भी वो चुपचाप मुट्ठी भींचकर खड़ी रही। तभी समीर ने कहा, अरे साली साहिबा गलत बात है, हमसे तो लगवा लिया, पर देखो मैं भी तो कब से वेट कर रहा था। अब आप भी कलर लगा दो, कोरे कोरे अच्छे लग रहे हैं क्या। रूही लगाना नहीं चाहती थी, पर उसने जैसे ही हाथ में कलर लिया, तभी दिलजीत ने समीर के गालों पर कलर लगाते हुए कहा, अरे जीजू हमसे भी लगवा लो, हम कौन से बुरे हैं, आखिर हैं तो हम भी आपके इकलौते साले। रूही ने चैन की सांस ली। समीर ने हामी भरी। इससे पहले वह रूही से फिर से कुछ कहता, वो अपनी बहन की तरफ बढ़ गई। समीर को वैसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने गुस्से की सिकन चेहरे पर ना आने दी और सबसे मुस्कुराते हुए बात कर रहा था, पर उसका ध्यान अब भी रूही पर ही था। रूही ने कहा, दीदी मैं अभी आती हूँ, कहकर वो अपने रूम की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो अंदर घुसी, किसी ने एकदम से उसको किसी धक्का देते हुए रूम का दरवाजा बंद कर लिया। रूही ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने डरते हुए कहा, आप। हाँ मैं, क्यों, किसी और को एक्सेप्ट कर रही थी। कहते हुए उसने उसका हाथ जोर से मरोड़ा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे फ़ोन पर ऐसे बात करने की, तुम जानती नहीं क्या कर सकता हूँ मैं। और जो तुमने आज किया है ना, उसका तो रिजल्ट थोड़ी देर बाद दिख ही जाएगा। दिख ही जाएगा का क्या मतलब है। अब क्या किया आपने। हंसते हुए वो बोला,
खुद ही पूछ लेना अपनी बहन से। मैंने मना किया था ना, मेरे साथ ऐसा मत करना, पर तुमने वही किया। कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा। रूही पूरी ताकत से कसमसाते हुए उसे पीछे करने की कोशिश कर रही थी। बड़ी जान है तुम में, मैं भी देखता हूँ कब तक। तभी रूही का दरवाजा किसी ने खटखटाया तो समीर एकदम से उससे दूर होकर कमरे में एक ओर छिप गया और रूही से दरवाजा खोलने के लिए इशारा किया। रूही ने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभालते हुए दरवाजा खोला तो सामने देखा दिलजीत खड़ा था। जी भैया, कुछ काम था क्या? क्या रूह, अब काम ही होगा तो ही मिलूंगा तुझसे। तू तो सच में बदल गई है। पहले जब आता था तो मेरे आगे पीछे घूमती थी और अब देखो रूम में घुसकर बैठ गई। चल मेरे साथ, कहकर वो रूही का हाथ पकड़कर ले गया। इधर अभय अपने कमरे में लेटा हुआ आज के हुए वाक्यों को सोचकर अपने गालों पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराने लगा। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझे कलर लगा जाए, पर वो लगा गई अपने अपने अनोखे अंदाज में। पता नहीं क्यों, पर मैंने भी लगवा लिया। कुछ भी कहो, दम तो है बंदी में, वरना कौन ऐसे रंग लगाता है। पर आज उसकी वजह से दौड़ा भी बहुत हूँ, एक जगह टिकती ही नहीं। टाइटैनिक वाला पोज। पर पता नहीं उसे देखकर ऐसा क्यों लगता है जैसे वो किसी परेशानी से जूझ रही हो। हमेशा लास्ट में अटपटी बात कहकर जाती है। उसकी आंखों में किसी चीज का डर दिखता है, सहमी सहमी सी रहती है। खैर, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। अभय बाबू विशाल से कही बात लगता है खुद ही भूल गया। इन माया जाल से जितना दूर रहेगा उतनी ही सुखद लाइफ रहेगी। सो फोकस, जस्ट फोकस। एंड नाउ इट्स टाइम टू स्लीप, गुड नाइट। इधर समीर ने चैन की सांस ली और कहा, कोई नहीं रूही, आज नहीं तो कोई नहीं, पर जल्द से वो दिन भी जरूर आएगा जब तुम मेरी होगी। और वो वहां से चुपचाप बाहर निकल आया। माँ ने सबके लिए खाना लगाया। सब बातें करते हुए खाना खा रहे थे, पर रूही अब भी चुपचाप ही बैठी थी। खुद के साथ हुई कुछ देर पहले वाली घटना के बारे में सोच रही थी और अपनी बहन को देखे जा रही थी। तभी माँ ने कहा, रूही क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रही हो लाडो? कुछ नहीं माँ, वो मैं टीना के घर ही खाना खाकर आ गई थी। कहते हुए वो वहां से उठी और अपने रूम की तरफ बढ़ी और जाकर दरवाजा बंद कर लिया। तभी समीर ने कहा, अच्छा मम्मी जी, अब मैं चलता हूँ। बेटा, रात को तो रुक जाते, देर हो गई है काफ़ी अब तो। सुबह तक इनके पापा भी आ जाते, उनसे भी मिल लेते। अरे देर कहाँ, गाड़ी से ही तो जाना है, रुकने का क्या है। जब पूर्वी को लेने आऊँगा तब रुक जाऊँगा और तब पापा जी से भी बात हो जाएगी। पर अभी इजाज़त दें, जैसा आपको ठीक लगे। कहते हुए उन्होंने उसके हाथों में शगुन के पैसे रखते हुए सर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया। समीर ने पैसों को लेने से इनकार करते हुए कहा, जी इनकी क्या ज़रूरत है? अरे ज़रूरत कैसे नहीं, हक है आपका। पैर छूते हुए वे दिलजीत के साथ बाहर आ गया और उससे कुछ बात करने के बाद समीर वहां से चला गया। समीर के जाते ही पूर्वी ने कहा, माँ ये रूही को क्या हो गया है, कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रही क्या? दिलजीत भी उनकी बातों को सुन रहा था। बेटा, वही समझ नहीं आ रहा। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है हमारी फूल सी बच्ची को। चुपचाप सी रहती है, कुछ बात करो या पूछो तो कहती है कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। शायद तुम दोनों के जाने के बाद अकेली पड़ गई। माँ, मैं जाकर बात करती हूँ उससे, कहकर पूर्वी आगे बढ़ी और रूही के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। रूही ने अंदर से ही पूछा, कौन है? पूर्वी ने कहा, मैं हूँ पूर्वी। रूह, खोल तो दो। अच्छा दी आप हैं। आई आई, एक सेकंड, कहते हुए उसने दरवाज़ा खोला। हाँ, क्या हुआ तुझे? कहते हुए उसके कमरे में जाकर बेड पर बैठ गई। मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ, आप ऐसे क्यों पूछ रही हो? बल्कि ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आपको क्या हुआ है। अच्छा, वाह भाई वाह, मेरी बिल्ली और मुझसे ही म्याऊं। रुक, कहते हुए उन्होंने पिलो उठा के उसे मारने के लिए उठाया ही था कि रूही ने पकड़ लिया और बोली, अब मैं छोटी नहीं रही कि आपसे पिट जाऊंगी। बहुत मारते आए हो आप दोनों मुझे। ओह, कौन? हमने पीटा तुझे? और वो भी जो तूने माँ से कहकर हमें पिटवाया, वो क्या था? बोल। अरे मैं तो यूं ही कह रही थी। अच्छा, बाहर बालकनी में झूले पर बैठते हैं, बहुत मिस किया है हमारे झूले लाल और मैंने आपको। पर लगता है आप तो नए मिले रिश्तों के चक्कर में मुझे और मेरे प्यारे लाल को भूल ही गई हो। अरे ओ, ऐसी कोई बात नहीं है। सब समझ रही हूँ। देखो, हाँ, यहाँ की हवाएं भी आपसे पूछ रही हैं कि हमारे बिना आप कैसे बिता रही हो समय। मैं तो ठीक ही हूँ नौटंकी। तू पता नहीं क्यों मुझे ठीक नहीं लग रही। अब ज्यादा बातों को घुमा मत, सीधा सीधा बता। रूही ने पूर्वी के कंधे पर सिर रखते हुए कहा।
आप ही बताओ, आपके बिना कैसी होंगी? बहुत याद आती है आपकी। मुझे भी बहुत आती है, पर क्या करूं? मेरा भी मिलने का मन करता है, पर देख, एटलीस्ट तेरे साथ मम्मी पापा तो हैं और मैं वहाँ। कहकर पूर्वी थोड़ी देर के लिए खो सी गई। उसको खोया देखकर रूही ने उसके हाथ अपने हाथ में लिया कि तभी पूर्वी के मुंह से निकला, आउच! क्या हुआ दीदी? अरे कुछ भी तो नहीं। तू बता, क्या बता रही थी? नहीं, उससे पहले आप अपना हाथ दिखाइए। क्यों, ज्योतिषी बन गई है? दी मजाक नहीं। ना चाहते हुए भी पूर्वी को अब अपना हाथ आगे करना पड़ा और रूही ने स्लीव्स को उठाते हुए, ये क्या हुआ दीदी आपके हाथ में? पूर्वी ने हाथ छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही जल गया था। रूही ने चिंता दिखाते हुए कहा, इधर दिखाओ। कहाँ ध्यान रहता है आपका? और ये क्या, दवाई भी नहीं लगाई आपने? कहकर वहां से रूम में जाकर रूही ने ड्रॉर से एक दवाई की ट्यूब निकालने के लिए बढ़ी तो पूर्वी ने उसका हाथ थाम लिया और दवाई की, अरे दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, तू बैठ यहीं। नहीं, हमेशा आपकी मनमानी नहीं चलेगी, कहती हुई वो ट्यूब लेकर आई और उसके हाथ पर फूंक मारती हुई धीरे धीरे करके लगाने लगी। दीदी, लगता है आप ना अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती हो, देखो क्या कर लिया। अरे पागल, तू ना खामखा परेशान हो रही है। देख, थोड़ा सा ही तो जला है। तभी रूही का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने उठाकर देखा तो मैसेज समीर का था जिसमें लिखा था, ट्रेलर तो मिल ही गया होगा अब तक मुझसे बदतमीजी का, तुम्हारी बहन का जला हुआ हाथ। अगर आगे से ऐसा किया ना तो पूरी पिक्चर दिखा दूंगा, समझी साली साहिबा? ये पढ़कर रूही स्तब्ध रह गई और मन में बोली, दी को ये मेरे किए की सजा दी है जीजू ने? जीजू नहीं, शैतान है वो, शैतान, जल्लाद कहीं के। ऐसे कौन जलाता है हाथ? ये आज सही नहीं किया आपने। नहीं नहीं, अब और नहीं, बहुत इज्जत दे दी, पर अब हजम नहीं हो रही है तुम्हें। तो ठीक है, मैं भी अब चुप नहीं बैठूंगी। मैंने सोचा कुछ दिन में आपको अक्ल आ जाएगी। मैं दीदी का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन अगर दी को आपके बारे में पता चलेगा तो उनको कितना बुरा लगेगा। सारी फैमिली आपको कितना प्यार देती है, कितनी इज्जत करती है। रूही खुद से बोली, वैसे रूही, तूने भी तो आज सही नहीं किया। देख, दीदी का हाथ कितना जला दिया उस बेरहम ने। कितना दर्द हुआ होगा, ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसको रोता देखकर पूर्वी बोली, ए पागल, इधर देख, तू रो क्यों रही है? अरे थोड़ा सा ही तो जला है। दी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ये हवाएं चल रही हैं ना तो आंखों में कुछ चला गया होगा। कहकर उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, दी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछना पागल। जीजू आपसे प्यार तो करते हैं ना? मेरा मतलब, आप उनके साथ खुश तो हो ना? हाँ पागल, मैं खुश नहीं, बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ, दिख ही रहा है आप कितनी खुश हो। तभी दिलजीत ने आकर कहा, मेरे बिना इतनी खुश हो दोनों, मुझे तो भूल ही गई। हाँ जी, आप ही की कमी थी। क्यों, क्या मेरी किसी की चुगली कर रही हो? आई मिस्ड इट, ओह शिट। मैंने अरे भैया, आपके बिना हम किसी की चुगली कर सकते हैं? आपके साथ ही तो जो मज़ा आता है। आपको पता है, मिसेस शर्मा है ना, उनके उनके क्या बोलना। हाँ, उनके बाद तीनों बैठकर बात करने लगे। देर तक उनकी बातें चलती रहीं, लेकिन रूही के दिमाग में अभी भी समीर ही चल रहा था। समीर के खिलाफ एक्शन तो रूही 1 मिनट में ले सकती थी। रूही इतनी बर्दाश्त करने वाली नहीं थी, लेकिन वह सिर्फ अपनी दीदी के लिए यह सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। रूही सोच रही थी, लेकिन अब कुछ न कुछ तो कदम उठाना ही पड़ेगा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग।